हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी क्लासेस में। और दोस्तों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के अगले टॉपिक का, जो कि है हमारा सेडिमेंटेशन एनालिसिस। बट मैं बता दूं आपको कि हमने इस टॉपिक से पहले पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन अपना स्टार्ट किया था और उसमें हम अपनी सॉइल को दो पार्ट में डिवाइड किया था। जिसमें पहली सॉइल होने वाली थी हमारी कौन सी, कोर सॉइल, और दूसरी सॉइल होने वाली थी हमारी फाइन सॉइल। तो जो कोर सॉइल होती है उसके पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, उसके पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम यूज करते हैं सीव एनालिसिस। और जो हमारी फाइन सॉइल होती है उसके पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, उसमें हम यूज करते हैं अपना सेडिमेंटेशन एनालिसिस। तो हम क्या करने वाले हैं, अपनी फाइन सॉइल का पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ सेडिमेंटेशन एनालिसिस। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो वह नहीं देखी है तो हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से देख सकते हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। अब आइए दोस्तों, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस करने वाले हैं वो किस सॉइल के लिए करेंगे, हम वो करेंगे सिर्फ फाइन सॉइल के लिए। सेडिमेंटेशन एनालिसिस हम करने वाले हैं फाइन सॉइल के लिए। और फाइन सॉइल हमारी कौन सी सॉइल होती है, तो याद रखिएगा, फाइन सॉइल हमारी वो सॉइल होने वाली है जिसके पार्टिकल का साइज 75 माइक्रोन यानी 75 माइक्रोन से 0.2 माइक्रोन के बीच का होगा। 75 माइक्रोन से 0.2 माइक्रोन के बीच का अगर हमारा साइज का पार्टिकल का साइज है तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी हमारी फाइन सॉइल। और इसी सॉइल के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, अपना सेडिमेंटेशन एनालिसिस। तो यहाँ पर जो हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस करने वाले हैं वो हम किसकी हेल्प से करने वाले हैं, वो हम हेल्प करें किसकी हेल्प से, स्टोक्स लॉ की हेल्प से। दोस्तों, हम ये जानेंगे स्टोक्स लॉ भी क्या है, बट हम ये मेन चीज जान लेते हैं पहले। अब हो गया, हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, सेडिमेंटेशन होता क्या है। तो मान लीजिए ये आपको एक बीकर दे रखा हो, इसमें क्या है, इसमें फिल कर दिया आपने भाई पानी, हमने पानी फिल कर दिया इसमें। अब क्या होगा कि हमने क्या किया, इसमें कुछ सॉइल के पार्टिकल्स डाल दिए। ये क्या है, हमने अपनी सॉइल डाल दी। तो हुआ क्या कि ये हमारे जो पार्टिकल है सॉइल की, क्या करेंगे, नीचे सेटल होने स्टार्ट करेंगे। ये क्या करेंगे, नीचे सेटल होना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, जब हमारे सॉइल के पार्टिकल नीचे सेटल होना स्टार्ट कर देते हैं पानी के अंदर, तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। और यहां हम क्या करने वाले हैं, यहां हम इस प्रोसेस का, या हम कह सकते हैं जो पार्टिकल हमारे सेटल हो रहे हैं, हम कह सकते हैं सेडिमेंटेशन जो हो रहा है उसका एनालिसिस करने वाले हैं। तो ये कहलाता है हमारा क्या, ये कहलाता है हमारा सेडिमेंटेशन एनालिसिस। ये तो हो गया हमारा सेडिमेंटेशन एनालिसिस का मेन। अभी देखते हैं कि हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस में करने क्या वाले हैं। तो जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस होता है उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, एक बीकर लिया। हमने क्या किया, सबसे पहले सेडिमेंटेशन एनालिसिस में एक बीकर लेंगे और उसमें क्या करेंगे, अपनी सॉइल फिल कर देंगे। मान लीजिए क्या, ये हमारी सॉइल है, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी सॉइल हो गई। अब क्या करेंगे, इसमें हम ऊपर से डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे। वाटर कौन सा होना चाहिए, हमारा डिस्टिल्ड वाटर। इसमें क्या करेंगे, हम डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे। तो मान लीजिए डिस्टिल्ड वाटर हमारा यहां तक आ गया। याद रखिएगा, पानी हम उसी लेवल तक डालते हैं जिसमें हमारा सॉइल और वाटर का लेवल दोनों मिलाकर कितना हो जाए, 1 लीटर हो जाए। हम कैसे, कितना हो जाए, 1000 ml हो जाए। हमने क्या किया, इसमें डिस्टिल्ड वाटर डाला। अब इसमें क्या करेंगे हम, अब इसमें हम डालेंगे क्या, कुछ डिस्पर्सिंग एजेंट। डिस्पर्सिंग एजेंट, अब डिस्पर्सिंग एजेंट क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा आपको। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा सैंपल है, इसे हम क्या कर लेंगे, अच्छी तरह से शेक कर लेंगे। यहाँ पर हम ये भी बताएंगे हम डिस्पर्सिंग एजेंट क्यों यूज किया, होता क्या है, और इसमें हम कौन से केमिकल यूज करते हैं, ये सब हम देखने वाले हैं अभी। तो हम क्या करेंगे, इसे हिला लेंगे, इस ढंग से मिला लेंगे, हिला लेंगे, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा करके। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा सेडिमेंटेशन एनालिसिस के लिए हमारी सॉइल तैयार हो जाएगी। जब हमने अपनी सॉइल, वाटर और डिस्पर्सिंग एजेंट को मिक्स कर दिया तो होगा क्या कि ये जो हमारी सॉइल है, यहाँ मान लीजिए सॉइल हो जाएगी, यहाँ पानी भी होगा, सॉइल भी होगा, पानी भी होगा, हर जगह मतलब एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। जहाँ हर लेयर में, मान लीजिए ये कोई हमारी लेयर हो, तो यहाँ पर बड़े साइज का पार्टिकल भी होगा, इससे छोटा भी होगा, उससे छोटा भी होगा, उससे छोटा भी होगा, और यहाँ वाटर भी होगा हमारा। तो क्या हुआ, होमोजीनियस मिक्सचर हो गया कि भाई हर लेयर में बड़े पार्टिकल भी हैं, छोटे पार्टिकल भी हैं, पानी भी है और बहुत छोटे पार्टिकल भी हैं।
यानी एक होमोजीनियस मिक्सचर हो गया जिसमें हर तरह के पार्टिकल होने वाले हैं। तो होता क्या है कि हम एनालिसिस करेंगे कि भाई ये पार्टिकल क्या है, ये पार्टिकल हमारे नीचे सेटल हो रहे हैं। अब डिस्पर्सिंग एजेंट का यूज क्यों करते हैं हम? तो होता क्या है, फाइन सॉइल जो होती है हमारी, ये हमारी जो फाइन सॉइल है इसके जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। तो छोटे होने की वजह से क्या होता है, इनमें आपस में एक अट्रैक्शन रहता है। इन पार्टिकल्स जो छोटे होते हैं तो इन छोटे पार्टिकल्स में क्या होता है, आपस में अट्रैक्शन होता है। तो ये क्या होते हैं, साथ चिपकने लग जाते हैं। तो बहुत सारे पार्टिकल जब एक साथ चिपक जाएंगे तो वो साथ सेटल होने लगेंगे। जब ये सारे पार्टिकल एक साथ हो जाएंगे तो ये क्या होंगे, नीचे एक साथ सेटल होने लगेंगे। और जब ये एक साथ सेटल होंगे तो क्या होगा, जो हमें रिजल्ट मिलना चाहिए वो वैसा नहीं मिलेगा, रिजल्ट में कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है। तो इस वजह से हम क्या यूज कर सकते हैं, इस वजह से हम यूज कर सकते हैं अपना डिस्पर्सिंग एजेंट। ये दूसरे से हम ये भी कह सकते हैं डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट। डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट, इसमें क्या होता है कि ये हमारे वो जो एजेंट होते हैं जो हमारे सॉइल को पार्टिकल्स को आपस में चिपकने नहीं देते। ठीक, तो हम स्टॉक लॉस सेडिमेंटेशन एनालिसिस पढ़ने वाले हैं। तो जो स्टॉक से हमारे उनने एक एक्सपेरिमेंट किया था किसके ऊपर, सेडिमेंटेशन एनालिसिस के ऊपर ही। और उनने उससे हमें कुछ रिजल्ट दिए जो थे कि जो हमारे बीकर के अंदर सॉइल के पार्टिकल हैं वो एक वेलोसिटी से सेटल करते हैं नीचे, और उसी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, उसी वेलोसिटी को हम सेटल करते हैं, उसी वेलोसिटी को हम कहते हैं सेटलिंग वेलोसिटी। तो हमें स्टोक्स ने एक फॉर्मूला दिया, वी एस इक्वल्स टू G-1 गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर अपॉन 18 म्यू। तो वीएस क्या है, वीएस होने वाला है हमारा सेटलिंग वेलोसिटी। तो इस फॉर्मूले के अनुसार जो हमारा सेटलिंग वेलोसिटी होता है किसी भी पार्टिकल का, वो क्या होता है, वो होता है हमारा G-1 गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर अपॉन 18 म्यू, जिसमें जी क्या था, जी था हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी, गामा डब्ल्यू क्या था, गामा डब्ल्यू था हमारा यूनिट वेट ऑफ वाटर, डी क्या था, डी था हमारा साइज ऑफ पार्टिकल, और म्यू क्या था, म्यू था हमारा डायनामिक विस्कोसिटी। ये यहां मैंने नोट कर दिया, आप लिख सकते हैं। जी है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी, गामा डब्ल्यू हमारा यूनिट वेट ऑफ वाटर, डी क्या है हमारा साइज ऑफ पार्टिकल्स, और यू क्या है, म्यू है हमारा डायनामिक विस्कोसिटी। दोस्तों यहाँ डी से मीन हमारा ये, मान लीजिए मैंने कोई पार्टिकल फिक्स कर लिया कि भाई मुझे तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी देखनी है सिर्फ, तो हम वहां डी वही पार्टिकल ले लेंगे, हमें क्वेश्चन में डी की वैल्यू गिवन रहेगी। और वी एस क्या है, वी एस है हमारा सेटलिंग वेलोसिटी, सेटलिंग वेलोसिटी, वीएस हमारा सेटलिंग वेलोसिटी। तो हमें स्टोक्स ने ये फॉर्मूला दिया भाई कि अगर आपका कोई भी पार्टिकल होगा वो वीएस वेलोसिटी से नीचे आ रहा होगा, जिसका फॉर्मूला हमें मिल गया। अब जब हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं तो हमें सॉइल में कुछ ट्रीटमेंट करते हैं, तो हमें दो तरह के ट्रीटमेंट करने होते हैं। जैसे पहले ट्रीटमेंट को हम कहने वाले हैं क्या, हमारा प्री ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं अपनी सॉइल का प्री ट्रीटमेंट। तो प्री ट्रीटमेंट में क्या होता है, अगर मान लीजिए हमारी सॉइल में क्या हो, हमारी सॉइल में कैल्शियम कंपाउंड प्रेजेंट हो, अगर हमारी सॉइल में कैल्शियम कंपाउंड या कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट हो, या ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट हो, तो हमें अपनी सॉइल को पहले क्या करना पड़ता है, हमें अपनी सॉइल को पहले वॉश करना पड़ता है, जिससे हमारे कैल्शियम के कंपाउंड और ऑर्गेनिक के कंपाउंड बाहर निकल जाएं और हमें सिर्फ फाइन सॉइल मिल जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए हमारी सॉइल में सिर्फ हमारी सॉइल में कैल्शियम कंपाउंड है, तो हम अपनी सॉइल को पहले क्या करेंगे, वॉश करेंगे, किससे, HCl से, यानी अपने पानी अपने वाटर में हम क्या करते हैं, HCl मिला लेते हैं और फिर अपनी सॉइल को वॉश कर लेते हैं। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है तो वहां यूज क्या करेंगे हम, वहां यूज करेंगे हम H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो यहां से हमने क्या किया, अपने कैल्शियम कंपाउंड और ऑर्गेनिक के कंपाउंड को हमने रिमूव कर दिया। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, इसके बाद करते हैं अपनी सॉइल का पोस्ट ट्रीटमेंट। तो पोस्ट ट्रीटमेंट में हम क्या करने वाले हैं, पोस्ट ट्रीटमेंट हम यहां यूज करने वाले हैं डिस्पर्सिंग एजेंट का, डिस्पर्सिंग एजेंट का। जो मैंने आपको बताया था कि डिस्पर्सिंग एजेंट क्या होते हैं हमारे, कि जो हमारी सॉइल होती है वो आपस में चिपकती है, तो हम उस चिपकन को दूर करने के लिए क्या करते हैं, डिस्पर्सिंग एजेंट का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पोस्ट ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, अपनी सॉइल के अंदर डिस्पर्सिंग एजेंट भी ऐड करेंगे, जिससे सॉइल हमारी पानी के अंदर आपस के पार्टिकल चिपके ना, ये पार्टिकल दूर दूर रहें। तो इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। और क्या यूज कर सकते हैं हम,
सोडियम ट्राइपॉलीफॉस्फेट, सोडियम ट्राइपॉलीफॉस्फेट। और एक और डिस्पेसिंग एजेंट है जो कि हमारा सोडियम मेटापॉलीफॉस्फेट, सोडियम मेटापॉलीफॉस्फेट। तो ये हमारे 3 जनरल डिस्पर्सिंग एजेंट है जो हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली तो सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट से ही पूछा जाता है। अगर आप ये दोनों चीजें भूल जाएं, ये दोनों डिस्पर्सिंग एजेंट, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट याद रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे लिए, कि जनरली यही पूछा जाता है एग्जाम में। इसलिए मैं कह रहा हूं सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है डिस्पर्सिंग एजेंट। तो यहाँ हम क्या करने वाले थे, सेडिमेंटेशन एनालिसिस करने वाले थे। हमें पता है फाइन सॉल्ट यूज करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्री ट्रीटमेंट करेंगे, जिसमें क्या होगा, अपने कैल्शियम कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिमूव करेंगे। फिर उसके बाद क्या हमने पोस्ट ट्रीटमेंट की, भाई अपने पानी में आपको डिस्पर्सिंग एजेंट ऐड करना पड़ेगा। हमें पता है, हमें स्टोक्स ने एक लॉ दिया था जिसके अनुसार उसका रिजल्ट था कि अगर हम अपने पानी के अंदर सॉइल के पार्टिकल को डालेंगे तो सॉइल के पार्टिकल होते हैं हमारे, वो क्या करेंगे, वो नीचे सेटल होने स्टार्ट हो जाएंगे। और जब वो नीचे सेटल होने स्टार्ट होंगे तो किस वेलोसिटी से होंगे, वीएस से, जिसका फॉर्मूला होता है हमारा G-1 गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर अपॉन 18 म्यू। तो जो स्टोक्स ने हमें लॉ दिया था, इसके हमारे कुछ अजम्पशन भी थे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे साइंस में ऐसा कोई भी लॉ नहीं है जिसमें अजम्पशन ना हो, तो इसके भी अजम्पशन थे। तो बात करते हैं स्टोक्स लॉज के अजम्पशंस की। तो जो स्टोक्स था उसने ये लॉ दिया था अपने सेडिमेंटेशन एनालिसिस के लिए। उसने कहा था कि भाई हमने अपना मीडियम लिया है वो कैसा लिया है, इन्फिनाइट, यानी इन्फिनाइट मीडियम। अब इन्फिनाइट मीडियम का मीन क्या होता है कि स्टोक्स ने सोचा कि भाई जो हमारा बीकर है उसकी बाउंड्री है ही नहीं, ये एक स्पेस में है जहां कोई बाउंड्री की वजह से फोर्स नहीं आ रहा, बाउंड्री से पार्टिकल हमारे टकराएंगे भी नहीं, बाउंड्री की वजह से कोई हिंड्रेंस भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उसने माना कि भाई बहुत बड़ा मीडियम है जहां बाउंड्री है ही नहीं, बहुत बड़ी खाली जगह है, स्पेस है, ठीक। इसका मीन होता है इन्फिनाइट मीडियम, यानी बाउंड्री है ही नहीं बीकर की, बहुत बड़ा मीडियम है, बाउंड्री की वजह से कोई इफेक्ट नहीं आएगा। दूसरा उसने क्या माना कि जो भाई हमारे पार्टिकल होंगे ना वो कैसे होने वाले हैं, वो माने स्फेरिकल, यानी जो हमारे पार्टिकल होने वाले हैं वो गोल होने वाले हैं। गोल तो नहीं, हम क्या कह सकते हैं कि गोली शेप, मार्बल होते हैं कंचे, वैसी शेप के होने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं ऐसा होता तो नहीं है। और जो स्फेरिकल पार्टिकल्स। अब तीसरा अजम्पशन क्या है, तीसरा अजम्पशन आया हमारा कि जो पार्टिकल होने वाले हैं हमारे वो कैसे यूनिकली सेटल होने वाले हैं, यानी सेटल यूनिकली। अब सेटल यूनिकली का मीन क्या है कि मान लीजिए पार्टिकल है हमारे, वो एक पार्टिकल एक बार में नीचे आया, फिर दूसरा पार्टिकल आया, फिर तीसरा पार्टिकल आया। तो स्टोक्स ने सोचा कि भाई पार्टिकल एक एक करके नीचे आ रहे हैं, लेकिन हम जैसा जानते हैं कि पार्टिकल एक एक करके नीचे नहीं आएंगे, पार्टिकल इकट्ठे भी नीचे आ सकते हैं। हमने माना कि डिस्पर्सिंग एजेंट यूज तो किया है, बट 100% काम नहीं करेगा वो। हमारे बहुत से पार्टिकल ऐसे होंगे जो इकट्ठे होके गुच्छे बना के फ्लॉक्स बना के नीचे आएंगे। तो ये हमारे स्टोक्स के कुछ अजम्पशन थे। अब बात करते हैं लिमिटेशन की। तो ये तो हमारे स्टोक्स ने क्या लिए, अजम्पशन ले ली कि भाई ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, लेकिन ऐसा इनमें से कुछ नहीं था। तो यही क्या बन जाते हैं, ये हमारे लिमिटेशन बन जाते हैं। कि सबसे पहले अजम्पशन में क्या था, इन्फिनाइट मीडियम। तो पहला लिमिटेशन क्या रही है, नॉट इन्फिनाइट मीडियम, कि मीडियम जो है वो इन्फिनाइट नहीं होगा भाई, बाउंड्री की वजह से भी कुछ ना कुछ हिंड्रेंस प्रोवाइड होगी, कुछ फोर्स लगेगा, जिसमें हमारी कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ चेंज आएगा रिजल्ट में, लेकिन वो उसने निगलेक्ट कर दिया। अब बात आती है दूसरे, वो है स्फेरिकल पार्टिकल्स। तो जैसे कि हम जानते हैं जो हमारे पार्टिकल होने वाले थे सॉइल के, वो कैसे होने वाले, इर्रेगुलर। जो हमारे पार्टिकल होने वाले हैं वो कैसे होने वाले, इर्रेगुलर। लेकिन अजम्पशन में क्या माना गया, पार्टिकल होने वाले हैं स्फेरिकल्स। अब आती है हमारी तीसरी लिमिटेशन। तीसरी लिमिटेशन ये थी कि जो हमारे पार्टिकल, तीसरा अजम्पशन था सेटल यूनिकली, तो इसका लिमिटेशन क्या हो जाएगा, नॉट सेटल यूनिकली। पार्टिकल जो होंगे वो एक एक पार्टिकल एक बार में सेटल नहीं होगा, यानी जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो
यूनिकली सेटल नहीं होंगे। वो कैसे सेटल होंगे? इन फॉर्म ऑफ ग्रुप्स, वो ग्रुप्स में भी सेटल होंगे। तो ये एक और लिमिटेशन था। जो अगला लिमिटेशन हो सकता है वो क्या हो सकता है? वो था हमारा ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन, तो जो हमारे स्टॉक्स थे उनने क्या किया? उनने ब्राउनियन मोशन को नेग्लेक्ट कर दिया। मैं बता दूं आपको कि ब्राउनियन मोशन होता है हमारा जिगजैग मोशन। अगर हमारे पार्टिकल ऐसे जिगजैग फॉर्म में ट्रेवल करने लग जाए तो वो कहलाता है हमारा क्या? ब्राउनियन मोशन। ऐसे इस तरीके से अगर हमारे पार्टिकल सेटल होने लग जाए तो वो कहलाता है हमारा ब्राउनियन मोशन, जो कि स्टोक्स भाई साहब ने क्या किया था? निगलेक्ट कर दिया था। तो ये थे कुछ स्टोक्स लॉ के क्या अजम्पशन और लिमिटेशंस। तो ये हो जाता है हमारा क्या? सेडिमेंटेशन एनालिसिस, जिसमें हम क्या करने वाले हैं? अपने फाइन सॉइल के पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करने वाले थे। तो सेडिमेंटेशन एनालिसिस की हेल्प से ही हम क्या करते हैं? हम कह सकते हैं सेडिमेंटेशन एनालिसिस से ही हम अपने फाइन सॉइल के पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं। बट यहाँ हमारा क्या आ गया? स्टोक्स लॉ। तो स्टोक्स लॉ जो है हमारा क्या करने वाले हैं? इसका यूज करने वाले हैं अपने दो इंस्ट्रूमेंट में, या हम कह सकते हैं मेथड में। जिसमें पहले मेथड होगा हमारा पिपेट मेथड और दूसरा मेथड क्या होगा? हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर मेथड। तो हम इन दोनों मेथड की हेल्प से सेडिमेंटेशन एनालिसिस करेंगे और अपने पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। किसका? फाइन सॉइल का। जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस हम करने वाले हैं, लेकिन जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस है हमारा, हम उसको अपने दो मेथड में यूज करने वाले हैं। जिसमें पहला मेथड होने वाला है हमारा कौन सा? पिपेट मेथड। पिपेट मेथड। और दूसरा मेथड क्या होने वाला है? दूसरा मेथड होने वाला है हमारा हाइड्रोमीटर मेथड। हाइड्रोमीटर मेथड। तो हम क्या करने वाले हैं? अपने सेडिमेंटेशन एनालिसिस की हेल्प लेने वाले हैं दोनों ही मेथड में, और उसमें हम क्या करेंगे? पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। लेकिन ये चीज याद रखिए, दोनों ही मेथड है हमारे, इनमें क्या यूज होगा? उनमें यूज होगा हमारा स्टोक्स लॉ। उन दोनों ही मेथड में हमारा कौन सा यूज होगा? उसमें हमारा लॉ यूज होने वाला है स्टोक्स लॉ। तो इसलिए हमने पहले स्टोक्स लॉ को पढ़ा। और दोस्तों हमारी स्टोक्स लॉ कंप्लीट हो गया है। बात है हमारा पिपेट मेथड और हाइड्रोमीटर मेथड। तो दोस्तों पिपेट मेथड और हाइड्रोमीटर मेथड हम अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? पिपेट मेथड और अपना हाइड्रोमीटर मेथड, ये दोनों ही मेथड।